बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुपालक को कैसे अपने पशुओं का ध्यान रखना है इसके बारे में, और फ्रेंच बीन और बोदी के फसल के बारे में। लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू से बचाएं। ज्वार की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं CSV 1616। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मवेशियों को लू लगने की संभावना होती है। ऐसे में मवेशियों को धूप में नहीं निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण आवश्यक है। यह प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन रांची में 3 माह का दिया जाता है। सरकारी विभाग से भी 3 या 4 दिन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो मछली पालन में डिग्री भी कर सकते हैं। चाहे आपने नदियों में मछली पालन करें, जलाशय में मछली पालन करें, इसकी विधि को सीखने के लिए आपके कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण के लिए रांची जिले के लिए हमारा रांची का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ कर भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिसमें 3 महीना का प्रशिक्षण वहाँ पे दी जाती है। अपने किसी भी सरकारी विभाग में जा कर के भी 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी आप कर सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त आपने अगर इसमें डिग्री कोर्स करने चाहते हैं तो हमारे झारखंड क्षेत्र में BAU के द्वारा बिरसा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा फिशरीज का कॉलेज खुला गया है। वहाँ पे आपने जा कर के इसकी विस्तृत जानकारी के साथ साथ अपने डिग्री भी हासिल कर सकते। ज्वार की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CSV 1616 लगाएं। ज्वार की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। जुताई के बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। ज्वार की खेती के लिए टाण जमीन उपयुक्त है। जल निकासी के लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। किसान भाई खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए डचो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीटों के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन के पास पशुधन है और पशुओं की देखभाल इस विकट परिस्थिति में, यानी कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में पशुओं की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि बेजुबां बोल नहीं पाते। तो चलिए उनकी देखभाल कैसे करें वैज्ञानिक तरीके से हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। ले लेते हैं सीधा ये जानकारी। तकरीबन जून महीने के दूसरे पखवाड़े तक राज्य में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। मानसून के आने से पहले किसान भाई जिस तरह मुख्य फसल उगाने की तैयारी में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बरसात से पहले पशुपालक भाई अपने मवेशियों के लिए आहार एवं आवास के साथ साथ पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। बरसात आने वाली है, इसमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहले कि उसकी आवास व्यवस्था, दूसरा उसके खाने का चारा व्यवस्था और तीसरा उसका रोग से रोकथाम। ये तीनों चीज़ को बरसात पूर्व कर लेना चाहिए क्योंकि बरसात के समय में चारा की कमी हो जाती है और रोग आने लगते हैं। उस समय किसान भाइयाँ जो अपना खेतों में खेती का काम करते हैं या दुधारू पशुओं हैं उसमें बीमारियाँ आने लगती हैं। या फिर बकरियों में बात करें तो बकरियों में भी बरसात के समय में बीमारियाँ आने लगती हैं। दूसरा मैं बताया कि आवास व्यवस्था अगर बढ़िया से नहीं रखेंगे तो बरसात के दिनों में भीगने से बहुत से निमोनिया या बहुत सी तरह की बीमारी हो सकती है। और तीसरा था जो हमने चारा व्यवस्था बताया था, चारे की कमी को पूरा करने के लिए चारा करना जरूरी होता है। बरसात शुरू होने से पहले ही पशु आवास के छप्पर की मरम्मत कर दे ताकि बरसात का पानी पशुओं के शरीर एवं आवास के भीतरी हिस्से को नुकसान न पहुंचाए। अगर पशु लगातार भीगते रहेंगे तो वे निमोनिया जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। फर्श पर जल जमाव होने पर मवेशियों को कई विषाणु जनित बीमारियों का संक्रमण हो सकता है। ध्यान रहे कि पशु आवास पर बरसात का पानी न घुस पाए। तो आवास व्यवस्था जो किसान भाइयों चाहे पशुपालक भाई जो भी घर में रखते हैं, जो मकान में पशुओं को रखते हैं, चाहे गाय हो, छोटे बड़ पशु हो या बड़े पशु में गाय वगैरह होते हैं, गाय, बैल, भैंस और जो छोटे बकरियां, भेड़ जो रखते हैं, उस घर को पूरी तरह से अच्छी तरह से, जैसे अपने घरों को जिस तरह से हम लोग छाते हैं कपड़ा से या पुआल से, जिस तरह से भी छाते हैं, बरसात पूर्व हम लोग भी अपने घर की व्यवस्था करते हैं कि कहीं से पानी नहीं आए। उसी तरह उनके भी घरों को हम लोग को देना पड़ेगा क्योंकि अगर जहाँ पर भी एक बार भीग जाएंगे, एक तो पशु भीग जाएगा और उसका फर्श भीग जाएगा। तो पशु भीग जाएगा तो वो बाहर में निकल कर उसका कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जब फर्श भीग जाएगा तो वहाँ पर पशु का मल मूत्र सभी रहता है और उसमें कीटाणु रहते हैं। तो उस कीटाणुओं को कम करने के लिए, और वो गीला जो भाग रहेगा, फर्श गीला रहेगा, तो उसमें वो अधिक से अधिक कीटाणुओं के बढ़ने का चांस रह जाता है। इसमें हम लोग ठीक से सफाई नहीं कर पाते हैं, फिर पशु वहाँ चले जाएंगे तो वो बीमारी उसमें बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले उसकी आवास व्यवस्था को ठीक करना होगा कि पानी उसमें ना आए। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए पशु आवास की नियमित सफाई करें, पशु आवास को हवादार रखें एवं चूना का नियमित छिड़काव करें, जमीन को सूखा रखें। इसके अलावे ब्यूटॉक्स नामक दवा का छिड़काव करें ताकि कीटाणुओं को नियंत्रित किया जा सके। और चूना एक रोग के कीटाणुओं को भी मारने का बहुत अच्छा काम करता है। चूना से पोचाड़ा कर देना चाहिए। और ज़मीन में भी, अगर ज़मीन जो कच्चा ज़मीन है, जो मिट्टी का फर्श बना हुआ है, उसमें नमी अधिक आ जाती है तो वहाँ पर भी चूना से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा एक है कि छिड़काव की एक दवाई आती है, मालाथियन, ये सब जो बड़े पशुओं में हैं, अगर रखने वाले हैं जगह में, तो मालाथियन वाली दवा या ब्यूटॉक्स दवा आती है। ब्यूटॉक्स दवा को 2 ml 1 लीटर पानी में लेके, जैसे किसान भाइयों के पास घर में छिड़काव की मशीन रहती है जो फसलों में छिड़काव करते हैं, उसी से छिड़काव वो कर लेंगे। तो उस छिड़काव ऊपर में पहले छत से शुरू करेंगे और फिर साइड वाले दीवार से करते हुए नीचे तक, तो छत में करेंगे तो नीचे भी पानी वो आ जाता है। तो वो कर लेने से उसमें हम लोग के कीटाणुओं की संख्या कम हो जाती है, जो घर की व्यवस्था है।
बरसात के मौसम में गला घोंटू, खुरहा, चपका एवं एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों का संक्रमण होता है। गला घोंटू, जिसे डखा के नाम से भी जाना जाता है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। इससे बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं को बरसात शुरू होने से पहले HST का 5 मिलीलीटर सामूहिक रूप से लगवा देना चाहिए। लंगड़ा बुखार के संक्रमण से गाय भैंस को बचाने के लिए BQT का 5 मिलीलीटर बरसात शुरू होने से पहले लगवा देना चाहिए। ऐसे पशु जो खेत जोतने के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें बरसात से पहले टेटनस की सुई लगवा देना चाहिए। बकरियों में PPR और इंट्रोटॉक्समिया का टीका बरसात से पहले करा देना चाहिए। किसान भाई, पशुपालक भाई, हर एक गाय वंशीय, गौवंशीय जो हैं, गाय बैल भैंस या बकरियों में, वो उसमें टीकाकरण करा लें। टीकाकरण कराने के लिए जैसे गौवंशियों में अगर हम लोग बात करें तो खुरहा चपका का टीकाकरण, गलघोटू का टीकाकरण और एंथ्रेक्स का टीकाकरण, ये 3 टीकाकरण अभी ज़रूर करा लें। जो पशुओं को हम लोग खेती में काम करना चाहते हैं, खेत जोतने का काम करना चाहते हैं, उसमें लोहे से उसमें घाव होने के चांस रहते हैं। जो हल में जोतते हैं तो उससे घाव हो सकता है, चोट लग जाता है। तो हम लोग एक टेटनस की भी सुई, टेटवेक का भी एक सुई वो दे देते हैं, जिसके कारण उसको टेटनस ना हो। 6 महीने तक उसमें टेटनस के प्रोटेक्शन के साथ रहता है। तो ये एक हम लोग खेती वालों के लिए कर सकते हैं। और बाकी सभी पशुओं में खुरहा चपका, गलघोटू, लंगड़ी बुखार और एंथ्रेक्स की टीकाकरण हम लोग को कर लेना चाहिए। ये बड़े पशुओं में हुआ। फिर छोटे पशुओं जैसे बकरियों, भेड़ में PPR बीमारी होती है, इंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी होती है, इससे मृत्यु दर बहुत अधिक है। तो इस PPR के टीकाकरण हम लोग को कर लेना चाहिए, जिससे कि बकरियों में हम लोग उसके रोग को रोकथाम कर सकें। बरसात से पहले अपने मवेशियों के लिए स्वच्छ और सुपाच्य भोजन की व्यवस्था कर लें। पुआल, कुटी इत्यादि को मचान बना कर रखें ताकि उनमें फंगस न लगे। फंगस लगे भोजन से पशु बीमार पड़ सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अब हरा चारा हम लोग उसमें दे सकते हैं, लेकिन पानी जहाँ जमाव हो रहा है, जहाँ पर हम लोग को रखने की व्यवस्था नहीं है, तो उस जगह में पुआल है या हरा चारा है, उसको ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उठाकर एक मचान बनाकर कि ज़मीन की नमी को हम लोग कम से कम कर दें। और उस पुआल को चारों तरफ से हम लोग घेरने का प्रयास करते हैं, या प्लास्टिक से, या फिर अगर कोई चीज़ ऐसा है तो गोबर से भी हम लोग उसको करके उसको घेरने का प्रयास करते हैं कि कम से कम नमी जाए। अगर नमी जाती है, अगर उसके लिए आवास में अगर रखने की व्यवस्था हो तो सबसे उत्तम है। लेकिन जहाँ तक अगर नमी जाएगी पुआल में, तो वो नमी के कारण उसमें ख़राब होने का चांस रहता है। उसमें फंगस, मोल्ड, फंगस आने लगेंगे, और फंगस जब आएगा तो वो जाकर पेट को, अगर वो उसको ग्रहण करता है पशु, तो वो पेट को ख़राब कर देता है। और वो एक बार फंगस अगर चला गया तो उसका इलाज भी बहुत मुश्किल होता है। बरसात का मौसम शुरू होने से मात्र 1 पखवाड़ा बाकी है। पशुपालक भाई इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने मवेशियों के आवास, आहार एवं रोग से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ले। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं। इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। किसान भाई बहन, आप बोदी और फ्रेंच बीन की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, काफ़ी मुनाफा भी कमाते हैं और पड़ोसी राज्यों में ये भेजते भी हैं। लेकिन इसकी देखभाल ज़रूरी है क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से अगर इसकी देखभाल करेंगे तो आपका मुनाफा 2 गुना हो सकता है। कैसे? चलिए अपने वैज्ञानिक के पास चलते हैं और ले लेते हैं ये जानकारी।
लतीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। क्षारीय मिट्टी बोदी की खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। लतीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए 2-3 बार गहरी जुताई कर लें। संभव हो तो गर्मी में खेत की जुताई कर मिट्टी को पलट दें ताकि खरपतवार एवं कीटों से फसल को बचाया जा सके। किसान भाइयों, ये फ्रेंच बीन, बोदी, ये आपको पता है दलहनी फसल है। ये डायरेक्ट फ़ायदा तो आपको देता ही है फली के रूप में दे करके या इसकी पत्तियां वगैरह पौधे के रूप में, ये डायरेक्ट फ़ायदा तो देता ही है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मिट्टी को भी फ़ायदा देता है। हवा वाला नाइट्रोजन को सोख करके ज़मीन में आपका डालता है और यूरिया खाद का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न चुना है राकेश जी आपने। इसके लिए किसान भाइयों, अभी मई का महीना चल रहा है, मई जून में ही आप खेत की तैयारी कर लिए होंगे या करनी होगी, तुरंत करनी होगी। तो अगर खेत की तैयारी करनी है तो चूँकि बरसाती किस्म की हम बात कर रहे हैं, बरसाती फसल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अतिवृष्टि की भी संभावना है। इरेटिक रेन भी मतलब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, इसकी भी संभावना है। चूँकि आप बीज लगाते हैं, खाद लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो स्वाभाविक है आपको उपज अच्छी चाहिए। तो इस रिस्क को कम से कम करने के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो किसान भाइयों, तो पहले तो आप ऊपरी ज़मीन का चुनाव करते हैं। ऊपरी ज़मीन का चुनाव करें, 2 से 3 गहरी जुताई करते हैं। 2 से 3 गहरी जुताई करें जब धूप में हो, बल्कि जुताई करने के बाद आप 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें तो और अच्छी बात है। उसके बाद अंतिम जुताई करके गोबर की खाद वगैरह दे करके फिर से पट्टा चला दें। तो ये करते हैं। पट्टा चलाना हमारा मतलब होता है कि ज़मीन समतल हो जाए और जब बारिश अधिक हो जाए तो फिर आप फालतू पानी बह जाए। इसके अलावा नली का भी निर्माण कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सॉइल इरोजन ना हो, मिट्टी क्षरण ना हो और नली से अधिक पानी जो है, अधिक ज़्यादा वाला है वो पानी निकले। फ्रेंच बीन और बोदी के लतीदार फसल के उत्पादन के लिए खेत में तकरीबन 20 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। रासायनिक उर्वरक डालने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कर लें। चूँकि ये दलहनी फसलें हैं, हवा से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, अतः इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। आमतौर पर कृषि वैज्ञानिक नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, सल्फर 80 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा करते हैं। नाइट्रोजन को 3 हिस्सों में बांट कर दें। हवा का नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन ही तो फिक्स करता है। फास्फोरस भी चाहिए उसको, पोटाश भी चाहिए उसको, तो नाइट्रोजन कम, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा तो देते ही देते हैं। तो आप जब खेत की तैयारी, जैसा कि मैं बता रहा था कि अंतिम जुताई जब कर रहे होते हैं तो गोबर की सड़ी हुई खाद आप करीब 20 टन मतलब 200 क्विंटल करीब आप पर हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं और उसमें पट्टा चला देते हैं। अब आप चूँकि बोदी और फ्रेंच बीन है तो इसकी गाछी तैयार नहीं होती, डायरेक्ट बोआई होती है इसकी। तो बोआई के समय आप फास्फोरस का खाद और पोटाश का खाद भी दे देते हैं, यूरिया नहीं देते हैं, गोबर का खाद आप देते हैं। और ये करके हम बीज की बोआई शुरू करते हैं। लतीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए केतकी वंडर, स्वर्णलता और बिरसा प्रिया प्रमुख किस्में हैं, जबकि बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता लतीदार बोदी की प्रमुख किस्में हैं। फ्रेंच बीन के लिए आप किसान भाई केतकी वंडर करके आता है और आपका स्वर्ण प्रिया, बिरसा प्रिया, ये ऐसे करके वैरायटी आती है। तो बिरसा प्रिया, स्वर्ण प्रिया, केतकी वंदर का आप चुनाव कर सकते हैं जो लतीदार किस्म की है। फ्रेंच बीन और बोदी के बीजों की बुआई क्यारी बनाकर कतारबद्ध तरीके से करें। इसके लिए पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। साथ ही पौधों को सहारा देने की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, जब आप खेत की तैयारी कर लिए हैं, आप बीज लगाने वाले हैं, तो बीज को लाइन से लगाना हम देना सुनिश्चित करते हैं। तो लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी करीब 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब 1.25 फीट 12 नहीं, आप जो है 15 सेंटीमीटर मतलब 6-9 करीब 9 इंच का लगभग रेंज रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। और 75 सेंटीमीटर यानी कि करीब 30 दूना 60, 2.5 फीट करीब लाइन से लाइन की दूरी। अगर मई के महीने में फसल की बुआई की जा चुकी है तो सिंचाई दें। अंकुरण के लिए बुआई के बाद सिंचाई आवश्यक है। बाकी स्थितियों में वर्षापात एवं मिट्टी में नमी की स्थिति देखते हुए सिंचाई दें। जब आप देखेंगे कि बारिश मिट्टी में पानी
उचित है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी कम है तो सिंचाई करने की ज़रूरत है। शुरू में ऐसा देखा जाता है कि शुरू में आप जैसे मई में ही अगर बो दिए हैं तो आपको 15 दिन सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे आप बीज की बुआई करते हैं उस समय एक बार सिंचाई दे देनी चाहिए ताकि बीज का अंकुरन सही हो। तो बुआई करने के बाद पानी देना सुनिश्चित करते हैं, और उसके बाद यथा आवश्यकता अनुसार जैसी पानी की उपलब्धता है या बारिश से तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप जल स्रोत से आप सिंचाई करना सुनिश्चित करते हैं। अच्छी फसल के लिए बुआई से पहले कैप्टॉन या थीरम से बीजोपचार अवश्य करा ले। फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम से बनी जैविक औषधियों का उपयोग करें। किसान भाइयों, जब इतना सब आप कर चुके हो तो बीमारी न लगे, कीड़े न लगे, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा। आप बीज जब लगा रहे थे तो बीज का उपचार देना सुनिश्चित, बीज उपचारित करें। इसके लिए कप्तान या थीरम से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से आप बीज का उपचार करते हैं। बाद में जब आपके पौधे में फली लग जाती है उस समय फली छेदक या और कीड़े न लगे, बीमारी न लगे, इसके लिए कीड़े का प्रबंधन भी हम करते हैं। इसके लिए नीम से बनी हुई एक्सट्रैक्ट आते हैं, जिसे नीम की पत्ती से सड़ा करके या नीम का बीज वगैरह से सड़ा करके गोमूत्र में डाल करके ऐसे करके हम बताते हैं, जिसे नीमाक्लोर, निमिसाइड वगैरह करके दवा आ रही है। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव हर 15 दिन पे करेंगे तो ये निश्चित हो जाएगा कि बीमारियां लगी हो तो कम हो जाएगी और नहीं लगी हो तो नहीं लगेगी। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने पर 125 से 150 क्विंटल फ्रेंच बीन तथा 100 से 150 क्विंटल बोदी की फसल प्राप्त की जा सकती है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। कोरोना काल है, इसमें आपको सुरक्षित रहना है और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। समय समय पर हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बना करके रखें और बिना वजह बाहर ना निकले। अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का ज़रूर प्रयोग करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें, तभी आप और आपका परिवार और देश सुरक्षित रहेगा। नमस्कार।